गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। दो ही आदमी अभी तक हो। चलो, कविता, रूपा, सोनी, तीन आदमी जुड़ चुके हैं अभी तक। आज की जो क्लास होगी, क्लास होने के बाद हम इसको यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। ठीक है। चलो, राधा भी जुड़ गए। राधा जुड़ी है ना? हाँ। हट भी गई। आज का क्लास जो हम ले लेंगे, आज का क्लास पता है ना कौन सा टॉपिक है हमारा? हम लोग का यूनिट 3 चल रहा है, डीएलएड का सेकेंड ईयर कोर्स S7। और S7 में कौन सा? तो S7 में यूनिट हम लोग का 3 है। इसमें हमको ज्योमेट्रिकल फिगर्स और पैटर्न के बारे में जानना है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स और पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर और पैटर्न की जब हम बात करेंगे, तो कल भी हम कई सारी बात किया था, उससे जोड़कर आज की बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना? और ओवरऑल जो टोटल क्लास है उसका हम आज वीडियो अपलोड कर देंगे, तुम लोग को मिल जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप सब लोग जुड़ जाइए। अभी तक कविता जुड़ चुकी है, सोनी, रूपा, राधा कुमारी, नेहा और ये लाडली। अब बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को जल्दी स्टार्ट कर लें। 10:05 हो गए हैं, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि फिर अगले क्लास का टाइम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए टॉपिक लंबा हो जाता है समझने में। रूबी कुमारी भी जुड़ गई, चलो ठीक है। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। रूबी, नेहा, लाडली, रूपा, राधा, सोनी और कविता, जिया, अंशु। चलो, तो क्या हम टॉपिक स्टार्ट करें? अभी बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे, है ना? हाँ। तुम लोग साथ में पेन कॉपी वगैरह रखती हो ना साथ में? अगर कुछ लिखना हो तो लिख सकती हो उसमें। हम बात कर रहे थे यूनिट 3 के बारे में। जैसा कि तुमको पता होगा कि कोर्स S7, सेकेंड ईयर का कोर्स S7 यानी गणित का शिक्षण शास्त्र पार्ट 2। ठीक है। प्राइमरी लेवल। ठीक है। प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक स्तर। ये जो है आपका कोर्स कितने नंबर का है? 50 नंबर का। डीएलएड के सेकेंड ईयर में 50 नंबर का कोर्स है। इसमें से 35 नंबर का थ्योरी एग्जाम है। चलो, रेखा भी जुड़ गई हो। तो इसमें से 35 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है और 15 नंबर प्रैक्टिकल का है। तो हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ठीक से, क्योंकि प्रैक्टिकल में से 15 नंबर है, यानी 30%, 70% का थ्योरी है, तो उसमें नंबर लाना बहुत ही जरूरी है। जी रेखा, हाँ। तो इसीलिए हम इसमें पहला यूनिट किया था। पहला यूनिट में बताया गया था कि गणित शिक्षण की परिविधि कौन कौन सी है, याद होगा? तो गणित शिक्षण की परिविधि हमको उसका काम नहीं है, लेकिन हम इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि हम अब लगभग तीसरे यूनिट में हैं और तीसरे यूनिट के बाद अब फिर हम आगे बढ़ेंगे और चौथा आखिरी यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम उसमें तुम लोगों को बताए थे परिविधि क्या होता है, विधि क्या होता है, ये पहला यूनिट का था। यूनिट 3 में ही है, यूनिट 3 ही पढ़ाएंगे, यूनिट 1 में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक
वर्ड को एम्फेसिस कर दे रहे हैं या उस पर फोकस कर दे रहे हैं। विधि बताए थे वो सारी विधि होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और जब उस विधि को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वही विधि हमारे लिए परविधि कहलाती है। जैसे जोड़ना क्या है? नियम है। संक्रिया भी कहलाती है या नियम भी कहलाती है। जब संक्रिया को करके दिखाते हैं और एक बच्चों को सिखाते हैं कि वो जोड़ेगा कैसे, तो उस बच्चों को जोड़ सिखाने का कई तरीका हो सकता है, छोटे बच्चे के लिए, उससे बड़े बच्चे के लिए और अलग अलग एज के बच्चे के लिए। तो जो जोड़ने की कला है उस बच्चे को सिखाया जाता है। ये सिखाया जाना, ये पूरी प्रक्रिया का नाम है परविधि। इस तरीके से हमारे पास जो परविधियां थी, बहुत सारी परविधि है, कम से कम 12 परविधि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं यूनिट 1 में। 2 में भी इससे जुड़ा हुआ बात किया था। इस परविधि में था परीक्षा परविधि थी, एक परीक्षा लेकर के, एग्जाम लेकर के। दूसरा था अवलोकन विधि, मतलब बच्चों को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनका जो प्रैक्टिकल है उससे कुछ पूछ करके, कुछ समझ करके, उसकी एक्टिविटी को देख करके। अभिवृत्ति मापनी, मतलब बच्चों के अंदर जो पहले से विद्यमान गुण है उन गुणों का अध्ययन करके कि बच्चा किस तरह के काम को करने में रुचिकर है, किस में रुचिकर नहीं है, उसको देख करके फिर स्टेप वाइज हम कोई काम सिखाते हैं। पहले एक स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तो उसमें क्रम दर क्रम हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो पिछला स्टेप जब बच्चा नहीं किया पूरा तो आगे स्टेप पे तो नहीं ले जाएंगे हम। तो हर स्टेप वाइज बच्चे का परफॉर्मेंस, जैसे जोड़ बच्चा अच्छा बना पा रहा है, घटाओ भी बच्चा अच्छे से बना ले रहा है, गुना भी बच्चा अच्छे से कर ले रहा है, भाग भी बच्चा अच्छे से कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आगे वाली संक्रिया भी बच्चा, गणित का अवधारणा उसके पास ठीक है। हाँ अर्पिता, तो चूंकि उसकी अवधारणा ठीक है इसीलिए जोड़ को सीखा अच्छे से, घटाव को सीखा, गुना को सीखा, भाग को, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सब अगर अच्छे से करते हुए आ रहा है तो इस बात का ये प्रूफ है कि आगे वाली भी एक्टिविटी वो अच्छे से करेगा। चलो रिंकी भी जुड़ गई। इसके बाद है समाज नीति, मतलब हम सोसाइटी के अंदर बहुत तरह के चीजों को स्टडी करते हैं, देखते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज सीखी जाती है ना। इसमें कई तरह की सूचियां होती हैं कि कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए किस किस तरीके से किया जाए, उसके लिए सूची बनाई जाती है, स्टेप बनाया जाता है ना। उस सूचियों को देख करके उसके बाद सूची के अंदर, उस सूची के अंदर जैसे मान के चलो सूची एक मीनू हो गया, और उस मीनू के अंदर अलग अलग एक एक स्टेप को करने के लिए फिर अलग अलग सूचियां भी होगी, तो वो अनुसूची कहलाएगी। उसमें जाते हैं, फिर प्राप्तांक, जो बच्चा रिजल्ट गेन करता है उसको देखते हैं, रिजल्ट क्या आया, काम का परफॉर्मेंस क्या रहा, वो रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। फिर उससे बातचीत करके, वार्तालाप करके, इंटरव्यू, मतलब एक दूसरे में इंटर करके बच्चे में समझने की कौशल, और आपको बच्चे को समझने का कौशल, इसको जानते हैं, अभिलेख जानते हैं, प्रश्नावली मेथड होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोले थे परविधि। यूनिट 1 के अंतर्गत ये सब आया था। इसके बाद हम यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 में गए थे, जहां पर हम देखा था गणित सीखने की योजना कैसे तैयार करते हैं। उस योजना के अंदर हमने देखा था योजना कैसे तैयार करेंगे। तो उस योजना में था कि हम बच्चों को, जब ये सारी प्रविधि बच्चों में इनपुट करेंगे तो बच्चों के अंदर किस तरह का बदलाव आएगा, ठीक है। और वो बदलाव ऐसा नहीं कि आज आ गया कल छोड़ दें हम, तो कंटिन्यू एक प्रक्रिया होती है, मतलब सतत प्रक्रिया होती है, मतलब बिना ब्रेक के चलने वाली प्रक्रिया, बिना रुके हुए होने वाली प्रक्रिया, सतत, यानी कि अनलिमिटेड डेज ऑफ वर्किंग, मतलब आज किया कल भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिसेस होती चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि सतत प्रक्रिया। और उसके बाद हम उसको मूल्यांकन भी साथ साथ करते रहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज को रिपीट करवा लिया, रिवाइज करवा लिया और उसका मूल्यांकन नहीं किया। मूल्यांकन करते हुए जाएंगे तो मालूम होगा कि अलग अलग जो स्टेप में जो जो प्रविधि को वो सीखा है, जो जो नियम को वो जाना है, जिन प्रविधियों का प्रयोग उस पर किया गया है, उन सबके द्वारा उसमें होने वाला बदलाव क्या रहा। अब हम इन सब के बाद आखिरी स्टेप में, आखिरी स्टेप तो नहीं है, तीसरा यूनिट में जा रहे हैं कहने का मतलब। तो तीसरा स्टेप पर भी हम बहुत सारी बात किए थे, याद होगा हमने उसमें बात किया था कि ज्यामितीय आकृति क्या होती है। कल तक जो हम कर चुके थे, हम कल तक जो कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिव्यू
किया है अभी, और थोड़ा सा रिव्यू कल वाले टॉपिक को भी अभी हम कर दे रहे हैं। अगर किसी को कल तक में थोड़ा सा भी आपत्ति रहा होगा, दिक्कत रहा होगा, या संकोच रहा होगा, किसी तरह का दिक्कत रहा होगा, परेशानी रहा होगा, तो उसकी वो परेशानी अभी दूर हो जाएगी। लेकिन गौर से सुनना, ठीक है? काफी लोग बहुत देर से जुड़ रहे हैं, जैसे अभी कई लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग लेट से मत जुड़ा कीजिए, है ना? कोशिश कीजिए टाइमली जुड़ने का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे, तो इसमें कौन कौन तरह, ज्यामितीय आकृति में क्या था? ज्यामितीय आकृति का मतलब था, ज्यामिति क्या है? तो हम बताए थे कल भी कि ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है, ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा को कहा जाएगा जिसके अंदर जो गणना का कार्य है, गिनने का काम है, या कैलकुलेशन का कार्य है, उस कार्य को करने के लिए हम रचना बनाएंगे। और वो को बनाने के लिए कल हमने बताया था, याद होगा, कि दो तरह की रेखाओं का इस्तेमाल हम करते हैं। एक सरल रेखा होती है और दूसरी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। इंग्लिश वर्ड जब हम बोलते हैं तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और जब दूसरा वर्ड बोलते हैं तो उसको बोलते हैं जिग जैग लाइन, है ना? तो जो स्ट्रेट लाइन है वो सीधी लाइन है ना? एक वो होता है, और दूसरा जो वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा। कई उदाहरण भी दिया था, जैसे हमने बताया था कि अगर वृत्त बनाना है, वृत्त, सर्किल, तो वो कभी सीधी रेखाखंड से नहीं बनने वाला है। वो किससे बनेगा? टेढ़ी मेढ़े रेखाखंड से, वक्र रेखा से बनेगा। यहीं पर त्रिभुज हमको बनाना था, चतुर्भुज हमको बनाना था, या वर्ग हमको बनाना था, या समलंब बनाना था, है ना? तो इस सब तरह की कोई भी आकृति को बनाने के लिए ये जो हमको रेखा चाहिए वो रेखाखंड होगी, रेखा नहीं चाहिए, रेखाखंड चाहिए। बताए थे ये चीज, रेखा की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं है, लेकिन रेखाखंड वो था जिसका दो अंत बिंदु है। मतलब एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। जैसे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो कहते हैं कि मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसकी ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 4 सेंटीमीटर और सी ए भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ए बी एक रेखाखंड हुआ जिसका एक अंत बिंदु ए है, दूसरा अंत बिंदु बी है, और ये ए बी 3 सेंटीमीटर का हुआ। इसी तरीके से जब बी सी बोले तो दो अंत बिंदु बी और सी हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में बिंदु नहीं, बीच में बहुत सारे बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु हैं, लेकिन चर्चा हम अंत बिंदुओं की ही करेंगे, कि मतलब ये यहाँ से शुरू होके, ए से शुरू होके बी पे खत्म हो गया, तो यहाँ तक का जो रेखा का एक भाग है, रेखा का एक खंड है, वो रेखा खंड कहलाएगा, और उस रेखा खंड का लंबाई उसके साथ लिखेंगे। मतलब लेंथ ऑफ ए बी अगर होगा, मतलब ए बी की लंबाई होगी तो 3 सेंटीमीटर, बी सी है तो 4 सेंटीमीटर, सी है तो 10 सेंटीमीटर, ये रेखा खंड से निर्धारित होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब रेखाखंड हम जान गए तो हमने फिर आगे जाना कि रेखाखंड है तो दोनों ही तरह के रेखाखंड से कुछ ना कुछ आकृति बनती है। जैसे अभी बोले वृत्त, वृत्त बनता है वक्र रेखा से, वहीं पे हमने कहा त्रिभुज बनता है सरल रेखा से, चतुर्भुज बनता है सरल रेखा से, आयत बनता है सरल रेखा से, वर्ग बनता है सरल रेखा से, समचतुर्भुज बनता है सरल रेखा से, समलंब बनेगा सरल रेखा से, है कि नहीं? तो ये सब सरल रेखाखंड से बनने वाली आकृति है। तो इसी की जगह अगर आप बात कीजिए तो वृत्त बनता है सरल रेखा से, नहीं बनता है वृत्त, है ना? अब अगर हम 3D फिगर में भी आ जाएं तो 3D फिगर में क्या है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। जैसे कि घन, घन होता है तो घन किससे बनता है? वर्ग से बनता है। इसीलिए घन जो बनाते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई चूंकि घन की बराबर होती है, इसीलिए घन जो बना है ना, वर्ग की बराबर होती है, इसीलिए वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, इसीलिए वर्ग से बनने वाला जो घन है उसकी हर भुजा बराबर होती है। और ये 3D फिगर है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के साथ है। तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये भी सरल रेखाखंड से बना। लेकिन इसी की जगह अगर हम शंकु की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे तो शंकु क्या होता है, या बेलन की बात करेंगे तो बेलन क्या होता है, हम फिगर में कल बहुत सारा फिगर दिखाए थे, याद होगा, है ना? सारे फिगर के जरिए हम समझाने की कोशिश किया था कि ये सब जो आकृति, उसमें एक बात और समझाए थे कि एक होता है जो नियमित आकृति है और एक होता है जो अनियमित आकृति है। नियमित आकृति वो है जिसके लिए हमारे पास नियम आधारित है। त्रिभुज, उसके लिए नियम है, चतुर्भुज उसके लिए नियम है, वृत्त उसके लिए नियम है, गोला उसके लिए नियम है, शंकु उसके लिए नियम है, बेलन उसके लिए नियम है, वर्ग उसके लिए नियम है, घन उसके लिए नियम है, घनाभ उसके लिए नियम है। इन सभी तरह की आकृतियों के लिए हमारे पास नियम है, और उस नियम का प्रयोग करके हम उसका आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, परिधि निकालना हो,
कुछ भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट निकलेगा, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। पॉइंट ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट हैव बीन डन, एक फ्रैक्शन का भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो नियमित आकृति वो था जिसको हम सरल रेखाखंड से बनाए, मतलब नहीं है, या वक्र रेखाखंड से बनाए, इससे भी मतलब नहीं है। लेकिन जो आकृति बनी है उसके लिए अवधारणा, उसके लिए अवधारणा का मतलब, अवधारणा को हम बोलते हैं नियम, है ना। धारणा या नियम हमारे पास पहले से आधारित है, उस नियम का प्रयोग करें। अगर हम वृत्त बनाए हैं तो वृत्त में हमको पता है कि त्रिज्या होती है, और अगर त्रिज्या का हमको पता है तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालते हैं, और अगर पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको ये पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.14। तो उसका प्रयोग करेंगे और आर का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जब एक अवधारणा पर आधारित कोई सवाल बनेगा, कोई फिगर का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे, उसकी परिधि निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो ये जो भी आकृति है वो मेरा कैसा आकृति होगा, नियमित आकृति होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कल वाला चीज हम रिपीट किए हैं, कल तक का जो था वो रिपीट किए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, अनियमित आकृतियां बताए थे। जैसे मान लो पेड़ का पत्ता है, अगर उसका आयतन निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसकी परिधि निकालना है, वो भी निकलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन उसको क्या निकालेंगे, हम उसको उसको ग्राफ पेपर पर सेट करेंगे, ग्राफ पेपर पर सेट करेंगे, जिसमें ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ पेज देखा होगा, क्लास 10th में 9th में बनाया होगा सवाल। तो ग्राफ पेपर जो होता है उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई स्क्वायर की बिना पे होती है। तो उस स्क्वायर से मेजर करेंगे कि एग्जैक्ट कितना उसमें स्क्वायर आ जा रहा है। उस पत्ती में जितना परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा उतना तो सीधे सीधे निकाल लेंगे, इतना मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद की बात करेंगे कि जो परफेक्ट नहीं है, तो उसमें देखेंगे कि पत्ती का जो किनारा ऐसे कटते हुए जा रहा है इस तरीके से, उसमें कितना ऐसा है जो लगभग आधा स्क्वायर को टच करते जा रहा है, तो उसको आधा आधा मान के चलेंगे हम। कोई क्या होगा, एग्जैक्ट आधा नहीं होगा, थोड़ा कम, और कोई एग्जैक्ट आधा से थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन ना हम उसको थोड़ा, कविता आवाज आ रही है आपकी तरफ से, ना हम उसको थोड़ा सा ज्यादा मानेंगे और ना हम उसको थोड़ा सा कम मानेंगे, हम उसको लगभग बराबर मान के काम चला लेंगे, क्योंकि वो नियमित आकृति है ही नहीं। तो नियमित रूप से उसका कोई सूत्रपात उसमें नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मेरे पास कोई फॉर्मूला है कि पत्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि पीपल के पत्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, या ये नहीं है कि अगर पत्ता ही बोलेंगे तो आम के पत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आम के पत्ते का आयतन क्या होगा, आम के पत्ते की परिधि क्या होगी, पीपल के पत्ते की परिधि क्या होगी। क्या ये फॉर्मूला है मेरे पास? नहीं है। तो जब ऐसा फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो चाहे वो आम का पत्ता हो, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, है ना, किसी भी पेड़, किसी भी पत्ती का पत्ता काहे नहीं हो, उस पत्ते को हम किसी न किसी गिवन फिगर में, दिए हुए फिगर में, जिसके बारे में नियमित जानकारी हमको है, जैसे वर्ग है, जैसे आयत है ना, जैसे त्रिभुज है, उस आधार पर उसको हम ड्रॉ करेंगे, फिगर बनाएंगे, और उस हिसाब से जो जो उसमें फिट बैठेगा उसको मान लेंगे, और जो अनफिट होगा उसमें देखेंगे कितना ज्यादा अनफिट है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। अगर मान के चलो वर्ग के हिसाब से कोई एक पत्ती का लगभग पूरा 3 हिस्सा से ज्यादा वर्ग में आ गया, 3 हिस्सा से ज्यादा, है ना, आधा भी आ गया और एक साइड का जो आधा बचा उसमें से भी आधा से ज्यादा आ गया, तो लगभग उसको एक मान लिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा चला गया, थोड़ा सा कोना कोनी रह गया, तो उसको हम नहीं गिनेंगे। इस तरीके से कहीं पे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये मतलब एक आधार होगा। अवधारणा मतलब हम सोच समझ के व्याख्या अपने माइंड के संतुलन, माइंड के के हिसाब से संतुलित कर लेंगे हम। लेकिन वृत्त निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो कोई संतुलन नहीं करना था हमको, संतुलन करना ही नहीं था। पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू अगर मान के चलो आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा हिसाब था 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 कैंसिल होता है, 22 गुने 7 बराबर 154 सेंटीमीटर या 154 मीटर स्क्वायर उसका रिजल्ट आता है, और वही एग्जैक्ट होता, ना उसमें आगे जाता ना पीछे आता। उसको लगभग बराबर बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इसके लिए नियमित आकृति है और नियमित सूत्र है, और नियमित सूत्र के आधार पर सूत्रपात करते हुए इसका जो उत्तर आएगा वो हम निकाल लेंगे, बात खत्म है। लेकिन जिस जगह ऐसा नहीं, जैसा अभी हम बोले आम का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, बैर का पत्ता हो, क्या सब एक जैसा है? नहीं है। तो उसको हम कैसे निकालें, कितने पत्ते का सूत्र याद करेंगे? अगर ऐसा हो जाए तो सारे पत्ते का सूत्र एक अलग ही हिसाब हो जाएगा, तब तो लिखेगा कि पत्तों का गणित है ये, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना।
तो उसको हमारे पास जो नियमित आकृति है उसमें ही इनपुट करके उसको एक तरह से सेट करके हम निकालते हैं। कुल मिला के दो बात मेरे सामने आती है, दो बात मेरे सामने आती है कई जगह पर। एक बात ये आती है कि जितनी भी आकृतियां हैं ज्यामिति के अंतर्गत आने वाली हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर के अंतर्गत आने वाली जितनी भी आकृति है उसको दो हिस्से में रखते हैं। एक वो हिस्सा है जो नियमित आकृति है और दूसरा वो हिस्सा है जो अनियमित आकृति का हिस्सा है। तो जो नियमित आकृति होगी उसके लिए हिसाब किताब सीधा सीधा यही है कि जिस भी किसी दिए गए आकृति, चाहे वो 2 डायमेंशनल फिगर हो यानी खाली लंबाई चौड़ाई वाला, या वो 3D फिगर हो जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई दोनों है। जैसे मान लो 2D फिगर का मतलब वर्ग हो सकता है ना। 2D फिगर का मतलब आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है 2D फिगर है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है, मोटाई किसी में भी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई आकृति है, ठीक है। शबनम बहुत लेट से जुड़ी हो, क्यों लेट हो रहा है? जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा परेशान थी, तो चलो अब परेशानी से बचो, आसान हो जाओ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कल वाली चीज को थोड़ा रिवाइज कर रहे थे अभी। तो कल तो तुम थी तो छूटा नहीं होगा, कंटिन्यू हो, इसी वजह से हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे कि लोग जुड़ जाएं जब तक। अब हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे उसमें, अब इसको आगे के टॉपिक में ले जा रहे हैं। तो कल वाले टॉपिक से जो नियमित की बात हम कर रहे थे, नियमित का वही मतलब हुआ कि जिस एक भी फिगर के लिए, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, ये सारा फिगर है ना, इनके लिए मेरे पास सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब 2D फिगर है। तो 2D फिगर है तभी भी 2 डायमेंशनल फिगर जिससे लंबाई चौड़ाई होती है। 3D फिगर भी है हमारे पास, जैसे कि घन है, घनाभ है, शंकु है, ठीक है, गोला है ना, तो बेलन है। तो ये सब मेरे पास 3D फिगर है। इसके लिए भी मेरे पास क्या है, वैल्यू दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है। तो जो भी नियम है वो 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, द्विविमीय आकृतियों के लिए, या 3 डायमेंशनल फिगर के त्रिविमीय आकृतियों के लिए, अगर नियम पर आधारित, फॉर्मूले पे आधारित कोई आकृति मिलती है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, उसका आयतन निकालना हो, उसका वॉल्यूम निकालना हो, उसकी परिधि निकालना हो, परिमिति निकालना हो, ये सब कुछ निकाला जाएगा, तो ये नियमित आकृति कहलाएगी। लेकिन अगर वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उससे मिलता जुलता आकृति है, तो उससे मिलती जुलती आकृति का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसके आधार पर निकालेंगे। लेकिन ये अनियमित आकृति का हिस्सा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कई सारा फिगर दिखाया था, मेरे पास अभी भी है वो फिगर, जिसमें हम तुमको दिखा दे रहे हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, याद होगा। ये फिगर दिखाए थे, याद है ना? इसको किसके जैसा बताए थे हम, याद है? ये किसके जैसा है कविता? शंकु के जैसा, लेकिन पूरा पूरा शंकु नहीं है, पूरा पूरा शंकु नहीं है। तो इसको पूरी पूरी तरह शंकु के आधार पे नहीं निकाल सकते हैं, इसमें शंकु में ये तो नहीं होता है, जबकि इसमें है। तो इसमें हम आयतन की बात करें, और आयतन क्या होता है, जिसको इसके अंदर भर दिया जाएगा। तो जब भी जो भरा जाएगा तो इसके अंदर भरेंगे ना हम, तो मेरा अंश गलत नहीं आएगा। हालांकि पूरी तरह शंकु भी नहीं, ये भी पूरा कोना नहीं निकला हुआ है ना, लेकिन इसका फॉर्मूला शंकु के आधार पर ही निकला, चूंकि शंकु जैसी आकृति। इसका मतलब ये आकृति कैसी है, नियमित है कि अनियमित है? ठीक है। इसके बाद ये भी एक उदाहरण दिया था, हम तुमसे टेस्टिफाई कर लेना, ये इस आकृति को क्या बोलेंगे? नियमित माने क्या? बेलन मान लें, लेकिन बेलन में क्या था, नियमित या अनियमित? नियमित है क्योंकि अंदर का हम निकालेंगे आयतन, तो अंदर तो पूरा स्पेस वैसा ही है। अब बाहरी आवरण की बात करेंगे तो बाहरी आवरण देखो इस तरह का है, तो बाहरी आवरण बेलन का ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये अनियमित आकृति का हिस्सा हो जाएगा। अगर आयतन पूछा जाए कि इस बेलन को बनाने में कितनी धातु खर्च हुई है, तो इस धातु के हिस्से में ये तो है ही, बीच वाला, और ये किनारा वाला भी बाउंड्री है। तो इसको माइनस करके चलना पड़ेगा हमको, अगर माइनस नहीं करते हैं तो गलत होगा। और माइनस करेंगे तो इसका मतलब किस हिसाब से माइनस करें, ये तो माइनस करने योग्य नहीं है, चूंकि बेलन में ये नहीं आ रहा है। इसीलिए इसके नीचे वाला हिस्सा जो अनियमित आकृति का हिस्सा है, या ऊपर वाला हिस्सा भी अनियमित आकृति की तरह से है, लेकिन बीच का जो पूरा हिस्सा है वो नियमित आकृति का हिस्सा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? और भी कई फिगर, चलो एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है?
व्हाट इज दिस? बताओ ये क्या है? सही से नहीं दिख रहा है। गिलास है, वेरी गुड। कौन बोली? शबनम। ये बताओ, ये गिलास है तो ये गिलास कैसी आकृति होगी? बेलन जैसी, शंकु जैसी? शंकु है। शंकु जैसा है या बेलन जैसा है? नहीं नहीं, शंकु जैसा नहीं है। हाँ। शंकु की तरह है तो इसमें। हाँ। हाँ। असल में क्या है ना, ये शंकु जैसा है ना ये बेलन जैसा है। देखो इसमें, इसमें देख रहे हो, इसमें साइड साइड बना हुआ, पूरा गोल नहीं है ना? तो ये पूरी तरह से शंकु और गोला शंकु या फिर बेलन जैसा नहीं है। इसका मतलब ये आकृति कैसा हुआ? ये आ- ये आकृति नियमित है या अनियमित है? अनियमित है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अनियमित। तो समझ में आया? अब एक बात बताओ, ये आकृति कैसी है? हम दिखाए थे, गौर से देखो। ये मेरे कोचिंग का पैड है और मतलब पेपर वेट है। ये इसकी आकृति कैसी है? इसको क्या बोला जाए? इस आकृति का नाम क्या है? क्या बोले? इसका नाम बताओ। इसका नाम है घनाभ। आयत की तरह है लेकिन 3D फिगर है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी है। देखो ये मोटाई है ना? मोटाई नहीं है इसमें, खाली लंबाई चौड़ाई नहीं है, मोटाई भी है। तो ये घनाभ हो गया ना? तो इसका मतलब ये कैसी आकृति है? नियमित या अनियमित? नियमित है। नियमित है। तो आप बताओ, इतने सारे बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं अभी तक में, किसी को ये शंका है नियमित आकृति क्या होती है, अनियमित आकृति क्या होती है? अगर कोई सवाल पूछेंगे तो बता सकते हो? चलो एक काम करो, लाडली तुम बताओ, तुम नहीं बोल रहे हो, लाडली से पूछ रहे हैं। नियमित आकृति का दो उदाहरण दो हमको। लाडली, लाडली से पूछ रहे हैं, नियमित आकृति का दो उदाहरण दो। आवाज नहीं जा रही लाडली। चलो नेहा तुम बताओ, नियमित आकृति का दो उदाहरण। नियमित आकृति का दो उदाहरण दो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। संभवतः तुम्हारे, सुनो, जहां पर तुम हो वहां पर कोई ऐसी आकृति है जिसको हम नियमित मान लें? जहां पर तुम अभी हो वहां पर कोई भी नियमित आकृति का उदाहरण है तुम्हारे पास? क्या है? बताओ इस आकृति का नाम क्या होगा? सबको दिखाओ पहले क्लियर, बाकी लोग देख लो ये समझा रहे, ये सही है या गलत, ठीक से दिखा दो। देखो नेहा कुछ दिखा रही है, तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर? ये कैसी आकृति है? नेहा तुम ही बताओ। चलो आकृति हटा दो, तुम सामने आओ, बताओ ये कैसी आकृति? नेहा बताओ क्या है ये? चलो अब कविता तुम बताओ, तुम्हारे आसपास कोई दूसरा उदाहरण है?
जिसको तुम दिखा सकती हो, समझा सकती हो, नियमित है या अनियमित है, कुछ भी दिखाओ, कोई ना कोई आकृति तो होगा, नियमित या अनियमित तो दोनों में से कोई ना कोई होगा ही। तो एक नियमित और एक अनियमित, एक नियमित एक अनियमित, दोनों आकृति हमको दिखाओ जल्दी, बाकी लोग भी देखेंगे। मैथमेटिक्स अप्लाइड साइंस का नाम है, समझ में आना चाहिए पूरी तरह, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने के लिए किसी को मेरा इरादा नहीं है, लेकिन तुम कितना समझे हो इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं। जैसे लाडली जवाब नहीं दी तो हमको, हाँ दिखाओ। हाँ बुक है, इसको क्या बोला जाए, क्या है? नियमित है। एक अनियमित आकृति दिखाओ। हाँ, लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो ये क्या हुआ, घन या घनाभ? घनाभ हो गया, ठीक है। चूंकि लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग है, लेकिन एक अनियमित आकृति दिखाओ, अनियमित आकृति कोई भी चीज। ये गिलास अनियमित हो जाएगा, नियमित है ये गिलास जब पलटोगी इसको नियमित फार्मूले से निकालेंगे, ऊपर भी एक शंकु बनेगा, नीचे भी शंकु बनेगा, उससे घटा देंगे निकल जाएगा। गिलास नियमित आकृति होगी। कुछ और उदाहरण दो जल्दी। कुछ नहीं है, चलो ठीक है। चलो तुम भी पार्टिसिपेट किया, अच्छा चलो शबनम तुम दिखाओ कोई एक उदाहरण। शबनम तुम ये करो हमको, नहीं नहीं, नियमित अनियमित छोड़ो, समझ में आ गया होगा। तुम एक लाइन खींच के दिखाओ, रेखाखंड कैसे बोला जाएगा, कॉपी पर एक लाइन ड्रॉ करो। अब बताओ लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है, मतलब रेखा और रेखाखंड का फर्क बताओ। लाइन खींच के कॉपी के ऊपर जल्दी। हम सबसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे, तैयार रहना, जो बताएं उसी में से। जब तक शबनम अपना होमवर्क कर रही है अभी, क्लास वर्क, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे नियमित आकृति और अनियमित आकृति की, कि एक ऐसी आकृति है जिसके लिए सूत्र है, निर्धारित किया हुआ है। वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। कई उदाहरण देके हम पूछे, ये भी कल उदाहरण दिखाए थे हम, याद होगा। कहा था ये नियमित है या अनियमित है ना? तो ये भी अनियमित है ना, ठोस है, लंबाई चौड़ाई मोटाई है, इसीलिए ये ज्यामितीय आकृति का उदाहरण है। लेकिन इसके लिए कोई एक सीधा सीधा सूत्र नहीं है, इसको निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के निकालेंगे, मतलब सीधे सूत्र से नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अनियमित आकृति का उदाहरण होगा। ऐसा कई उदाहरण कल दिया था, तो उसके जरिए से कई सवाल पूछे थे, याद होगा। अब वही अभी जो सवाल कर रहे हैं उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। रेखाखंड, बिंदु, रेखा, किरण, इसके बारे में हमने बताया था कि किरण किसको बोलते हैं। किरण बताया था कि सूरज से आने वाली किरण किरण कहलाती है, रेखा नहीं कहलाती है। इसलिए कि सूरज उसका एक बिंदु है जहां से निकल रही है और असीम बिंदुओं तक जाती है। जैसा कि उदाहरण दिया था कि महासागर के नीचे भी हजारों तरह के एनिमल्स हैं, उनका लालन पालन, उनका जो फूड प्रोडक्शन है, खाना पीना जो बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से होता है। तो अगर सूरज की किरण अंदर नहीं जाती है तो वो खाना कैसे बनाएगा? इसका मतलब कि सूरज की किरण अंदर तक जा रही है और इसीलिए वो खाना निर्माण कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम किरण बोलेंगे, क्योंकि सूरज का एक बिंदु वो हमको मालूम है, लेकिन दूसरा अंत बिंदु उसका कोई पता नहीं। मेरे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, पूरे संसार में सूरज की दूसरी किरण फैली हुई है। चलो शबनम तुम उदाहरण जल्दी दिखाओ, जल्दी कॉपी पे लिख के दिखाओ हमको। नहीं दिख रहा है साफ साफ, बाकी लोग को भी दिखना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं दिखाओ सबको। हाँ शबनम, क्या है वो दिखाओ। हाँ तो बताओ ना उसमें क्या लिखी हो, वो बताओ। क्या हुआ?
चलो, बाकी जो लोग हैं उनको कोई शबनम के उदाहरण से समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। शबनम तुमको एक्सप्लेन करेगी। शबनम ये बताओ, रेखा किसको बोला जाए? उसमें अंत बिंदु होगा, नहीं होगा, या अंत बिंदु होगा, एक होगा, या अंत बिंदु होगा ही नहीं, क्या होगा? या दो अंत बिंदु होगा, रेखा किसको कहेंगे? दो बिंदुओं के बीच जो होगा तो दो बिंदुओं के बीच नहीं, मतलब दो अंत बिंदु बोलो, दो बिंदुओं के बीच नहीं, क्योंकि पूरा तो पूरा बिंदु ही बिंदु होता है ना। तो दो अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु के बीच की लंबाई अगर बोल रहे हैं तो वो रेखाखंड है। और दो अंत बिंदुओं के बीच नहीं है, रेखा का अंत बिंदु नहीं, लेकिन रेखाखंड का अंत बिंदु है ना। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा था खुली और बंद आकृति, वो नियमित के अंतर ही आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे रेखा, तो रेखा खुली आकृति है या बंद आकृति है? रेखा तुम बताओ, रेखा से सवाल है, रेखा कैसी आकृति है? रेखा बताओ, रेखा कैसी आकृति है? रेखा ये बताओ कि रेखा कैसी आकृति है? रेखा खुली आकृति है तो कहाँ दिख रही है? रेखा तो किसी को नहीं दिख रही है। सामने आओगे तब दिखेगा ना। दिखाओ कोई रेखा क्या है, कैसी आकृति है, बताओ सामने आकर के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी चलिए। रेखा मतलब ऐसी आकृति है जो खुला आकृति कहलाएगा, चूंकि दोनों अंतिम सिरा उसका ओपन है ना, बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। लेकिन बंद आकृति का उदाहरण बताओ जल्दी से। जल्दी। आयताकार नहीं बोलो, आयत बोलो, है ना। आयत बंद आकृति है। और भी दूसरी है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? वृत्त बंद आकृति नहीं है। वृत्त भी बंद है, त्रिभुज बंद आकृति है, चतुर्भुज बंद आकृति है, सब तो बंद ही आकृति है ना। हाँ, इसके बाद हम बढ़ते हैं। कोण, कोण क्या होता है बताओ, ये नया टॉपिक हो जाएगा। हमने कल बात किया था बिंदु के बारे में, बिंदु के बारे में को बताओ। बिंदु क्या था? जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, है ना। चलो राधा तुम बताओ, बिंदु क्या है? बिंदु में ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, तो बिंदु टू डायमेंशनल फिगर है कि थ्री डायमेंशनल फिगर है? ये राधा बताएगी। हाँ राधा जल्दी बोलो, बिंदु क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है या थ्री डायमेंशनल फिगर है? बताओ। राधा नहीं बोल रही हो, जल्दी बोलो। सवाल समझी, बिंदु कैसी आकृति है? टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है? क्या है? अस्थाई। अस्थाई मतलब समझ में नहीं आया। हम तुमसे बोल रहे हैं कि टू डायमेंशनल फिगर क्या होता है, जान रही हो ना। टू डायमेंशनल फिगर जिसको टू डी फिगर बोलते हैं, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, जैसे कि आयत, जैसे कि वृत्त, जैसे कि वर्ग। और थ्री डायमेंशनल फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब होता है, जैसे कि जो फिगर हम दिखाए यहाँ पे, तो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। बिंदु में क्या है? बिंदु को टू डायमेंशनल माना जाएगा या थ्री डायमेंशनल माना जाएगा? टू डी फिगर मानेंगे कि थ्री डी फिगर मानेंगे? नहीं बोल पा रही हो। चलो रूबी कुमारी तुम बताओ, बिंदु क्या?
गुड। ना 2D है ना 3D है, तो क्या 4D है? डी है ही नहीं उसमें, डायमेंशन है ही नहीं, ना लंबाई ना चौड़ाई, ना। सही बोली हो, बिल्कुल सही। अब समझी राधा, तुम बोल रही थी अस्थाई अस्थाई, ये नहीं बोलना था। अस्थाई अस्थाई यहाँ पे नहीं बोलना था, यहाँ पर तो नियमित अनियमित आकृति चल रही थी, है ना। बिंदु की कोई एक मोटाई भी नहीं है, लंबाई चौड़ाई तो छोड़ दो, मोटाई तक नहीं है, कितना स्तंभ घिरेगा वो भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। चलो इसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। तुम में से कोई आदमी जो नहीं बताया, चलो जिया अंशु तुम जवाब देना। हमको 3 डायमेंशनल फिगर का 2-3 नाम बताओ, उदाहरण दिखाना नहीं है, ऐसे बताओ, 2-3 तो उदाहरण बताओ जो 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, ऐसा 2-3 उदाहरण बताओ जल्दी। जियांशु। माचिस का डब्बा क्या होगा ये? 3 डायमेंशनल। चलो और दूसरा उदाहरण बताओ। ईंट, ठीक है। तुम ये बताओ तुम खुद क्या हो, तुम 3 डायमेंशनल हो कि 2 डायमेंशनल हो? एक आदमी क्या होता है, 3 डायमेंशनल होगा। वेरी गुड, चलो। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। किसी को डाउट है कि 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशनल क्या होता है? जितने भी आदमी उतने में सब लोग, जितना आदमी जुड़ा हुआ है अभी, सबसे सवाल है कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर में समझने में कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। नहीं ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? पूछ सकते हैं, कभी बता सकती हो? बिना बताए हुए सीधे सवाल करेंगे तो बता सकते हो 2 डायमेंशनल कौन है, 3 डायमेंशनल कौन है। चलो अब हम बात करते हैं। बिंदु समझ गई, रेखा समझ गई, किरण समझ गई, खुली आकृति बंद आकृति समझ गई, नियमित आकृति और अनियमित आकृति भी समझ गई। बच जा रहा है तीसरा यूनिट का 2 हिस्सा, हम उसकी बात करेंगे, यानी पैटर्न। हाँ बोलो। क्या क्या? क्या चीज का? किरण का। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात बताओ तुम। हाँ पूछ ले रहे हैं। चलो ये सवाल कविता की है तो कविता से, कविता तुम अभी कहाँ हो ये बताओ, सिंपल। प्रैक्टिकल सवाल करेंगे, प्रैक्टिकल जवाब। क्या हुआ? अच्छा रूबी सवाल कर रहे हो, चलो रूबी तुम बताओ, तुम अभी कहाँ हो? अरे घर में तो सब घर ही में होगा, कोई बाहर थोड़ी ना है। घर में तो सब है। मतलब तुम अभी कहाँ हो तो मतलब किस जगह हो? कोई जगह होगा ना, दरभंगा या कोई गांव या कोई शहर, मधुबनी या कोई। रैया? अच्छा मधुबनी रैया। अगर मधुबनी रैयाम से तुमको, हाँ हाँ अच्छे से जानते हैं, मेरा मेरा गांव उधर ही है इसलिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो चलो रैयाम से अगर तुम निकल रही हो और दरभंगा तुमको आना है, ठीक है, रैयाम से तुम निकलोगी तो बाय रोड निकलोगी, रोड से आओगी, ठीक है। तो रोड से किसी भी गाड़ी से आओ, चाहे ऑटो से आओ, चाहे 4 व्हीलर से आओ, चाहे 2 व्हीलर से आओ, या पाँव पैदल आओ, उससे बहस नहीं है। रोड के सहारे आओगी ना। तो जब रोड के सहारे आएंगे तो मान के चलो तुमको दरभंगा तक आना है। बहुत सारा ऐसा आदमी होगा जो दरभंगा तक नहीं आएगा, बीच में गौसा घाट में उतर जाएगा। बहुत सारा आदमी होगा वो जीवछ घाट उतर जाएगा, कई सारा होगा जो दिल्ली मोड़ पे उतर जाएगा। ठीक है ना? तो अब अगर कोई दिल्ली मोड़ उतर गया, कोई उससे पहले गौसा घाट में रुक गया, कोई मुड़िया में उतर गया, तो सब रोड तो वही जा रही है, एक ही रोड। तो सब का जो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ, निकले सब लोग तुम्हारे यहाँ पर से, तुम्हारे यहाँ पर से कोई बस निकली है वहीं से सब चला होगा, मान लेते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से जो रैयाम से बस निकली, वो छतवन होते हुए, मुड़िया होते हुए, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर गौसा घाट भी आ गई मान लेते हैं, ठीक है। और वहां पे ब्रेक कर दिया और फिर कुछ लोगों को दिल्ली मोड़ पे उतार दिया। तो सब सब जगह पे उतर गया।
तो सबके चढ़ने का जो पॉइंट था वो बस का पॉइंट था, बस स्टॉप था, तो सबकी दूरी वहां से शुरू हो गई। तो एक बिंदु सबका कॉमन है, जहां से तुम चढ़ना शुरू किए सब लोग। जिसको मुड़िया मोड़ चढ़ना था वो भी वहीं से चढ़ा, जो दिल्ली मोड़ उतरा वो भी वहीं से चढ़ा, जो गौसा घाट पे उतर गया वो भी वहीं से चढ़ा। मतलब अलग अलग लोग, एक बस में तो बहुत सारा आदमी है, तो सब लोग वहीं से चढ़ा, उसका पॉइंट वही है, लेकिन सब उतरा अलग अलग जगह पर। तो अब बताओ उस रोड का अंत बिंदु कहाँ पर है? गौसा घाट में अंत बिंदु है या दिल्ली में रैया में अंत बिंदु है? हाँ, नहीं एक, हाँ, जहां से चले हैं वो बिंदु है वो, है ना? तो अंत बिंदु ठीक बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रैया में अंत बिंदु है, बिल्कुल सही। रैया में एक अंत बिंदु है, लेकिन दूसरा अंत बिंदु कहाँ है? बाहर मतलब, देखो, नहीं नहीं, अंत बिंदु, हाँ, लेकिन उसका अंत बिंदु वो है ना, सबका अंत बिंदु तो वो नहीं है। हाँ, दिल्ली मोड़ भी अंत बिंदु नहीं, और आगे जाएगा तो। इसीलिए जब कोई ऐसी दूरी की बात करें, अगर इसी को तुम लाइन में बताओगी, ये तो हम बस में बोले, हाँ, सुन लो एक मिनट, बस का उदाहरण लिया और कई सारे आदमी का उदाहरण लिया और जगह का नाम बताया कि कोई गौसा घाट उतर गया, कोई कहीं उतर गया। तुम इसी को ऐसे समझ लो कि जो बस का पॉइंट हम बोले हैं, जहां सब लोग चढ़ा था, उसको तुम कोई बिंदु मान लो पी, और वहां से एक लंबी लाइन खींचा हम, और जहां जहां जिसको गौसा घाट बोले थे, जिसको मुड़िया बोले थे, जिसको छतवन बोले थे, है ना, या जिसको दिल्ली मोड़ बोले हैं, जिसको गौसा घाट बोले हैं, उसको तुम मान लो ए बी सी डी ई। तो इसका मतलब सबका अंत बिंदु एक नहीं है। कोई पी से ए तक आया, कोई पी से बी तक गया, कोई पी से सी तक गया, कोई पी से डी तक गया, और उसके बाद भी वो लाइन चलती ही जा रही है, रोड खत्म नहीं हुआ है, रोड और आगे तक है। तो इसी तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, उसको हम किरण बोलेंगे, जिसका एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं दिखाएंगे, ए बी सी पे खत्म नहीं करेंगे, हम ए बी सी की तरफ एरो दिखा देंगे, तीर का निशान। और ये तीर का निशान जो होगा वो बताएगा वो किरण है। जैसे उदाहरण के लिए तुमको हम दिखा रहे हैं अभी, जस्ट मिनट, बोर्ड पे देखो। अब तुम बोर्ड पे देख सकते हो, हम तुमको बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं अभी बना करके। हम जो तुमको सवाल किए थे वो सवाल ऐसे हो, मान लो, ये देखो ये सवाल बना हुआ है, इस सवाल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये कल पढ़ाए थे वो है, हम यहाँ से चल रहे हैं। ये तुम्हारा वो बस स्टॉप था, क्या है? बस स्टॉप। पढ़ने में आ रहा है ना, बस स्टॉप। तो बस स्टॉप से हम दिखा है, ये बस इस रोड पे चलेगी, ये बस है, ठीक है? तो उस तरह से नहीं समझ लो, ये बस है, ये बस चलना शुरू किया, इस पॉइंट का नाम है पी, है ना? ये यहाँ से कहाँ तक गया? मान लेते हैं ये तुम्हारा मुड़िया आ गया, मुड़िया का नाम सुना है, तुम्हारे रूट में पड़ेगा। ये तुम्हारा रैयाम था ना, रैयाम से चले मुड़िया का है। मुड़िया वाले पॉइंट को ए बोल दिया। फिर आगे बढ़े, मान लो ये छतवन है, इसको हम बी मान लिया। फिर आगे बढ़े, मान लो यहाँ पे ये सी है और ये गौसा घाट आ गया, ये आ गया गौसा घाट। और ये मान लो दिखा रहे हैं डी पॉइंट है, ये तुम्हारा दिखा दिया दिल्ली मोड़, दिल्ली मोड़। अब बताओ सड़क, तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब हर जगह बढ़ता हुआ जा रहा है, रोड कहीं इंड नहीं हुआ है। तो इसको अगर हम लाइन में सिंबल में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, देखो कहाँ जाके रुक रहा है ये, कहीं नहीं, चल रहा है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? तो इसको अगर हम मान के चलो, कोई भी आदमी बोलेगा तो इसको हम क्या बोले, पी ए बोले, पी बी बोले, पी सी बोले, नहीं बोल सकते हैं। इसको समझाने के लिए हम बोल देंगे, यहाँ देखो, मान लो कुछ भी, जो आदमी जा रहा है, मान लो कि रूबी जा रही है छतवन के लिए, तो रूबी इसको पीबी बोल देगी। अब रूबी की बात कर रहे हैं, वो छतवन गई थी, तो वो ऐसे बोलेगी पीबी और एरो, मतलब ये पीबी पे वो रुक गई है, लेकिन ये नहीं रुका है, चल रहा है। और इसको हम क्या बोलेंगे, पी बी
एक किरण है, पी भी एक किरण है, दिख रहा है ना? पी भी एक किरण है लिखा हुआ दिख रहा है, समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया किरण के बारे में। अब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जिसका अंत बिंदु का निर्धारण हम नहीं कर सके वो होता है। तो इसका अंत बिंदु हम निर्धारित नहीं कर सकते थे। हाँ, एक बिंदु था जहां से हम चले थे, लेकिन अंत बिंदु बहुत सारा मिलेगा। जिसको जहां जाना है वो अपने हिसाब से अंत बिंदु का निर्धारण कर लेगा। इसीलिए सबका अंत बिंदु मेरा अंत बिंदु नहीं होगा। मतलब किरण ऐसी रेखा है जिसमें एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरा अंत बिंदु नहीं है। रोड का अंत बिंदु नहीं है, वो चलता रहेगा। पैसेंजर का अंत बिंदु होगा, बस का अंत बिंदु भले हो जाए, रोड का अंत बिंदु नहीं है। तो किरण ऐसी ही रेखा होती है। ठीक है, चलें या छोड़ दें आज? कल हमको करना है पैटर्न की अवधारणा, यानी कि जिसको बोलते हैं पैटर्न क्या है, वो पहले यूनिट में बता चुके थे या सेकंड यूनिट में। कल इसको खत्म करके, इस 2 पॉइंट को खत्म करके, सममित आकृतियां हैं, हम बोल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, कल तुम लोग पढ़ के रहोगी। कल इसको खत्म करते हुए यूनिट 4 में चले जाएंगे, हम यूनिट 4 में चले जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या तुमको देख के रखना है सममित आकृतियों में। सममित आकृतियों के बारे में 1-2 उदाहरण दे दे रहे हैं, हम लंबा टाइम नहीं लेंगे, इसको तुम लोग देख के रखोगे ताकि कल हम जब पढ़ाएंगे तो तुमको पहले से समझ में आए। ठीक है, सममित आकृति का मतलब होता है एक जैसी आकृतियां। जैसे अगर हम तुमसे अगर हम तुमसे बोलेंगे कि अभी कविता गिलास दिखाई थी, तुम लोग को याद होगा, कविता गिलास दिखाई थी, और हम भी तुमको क्या दिखा रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। तो गिलास और झंडा तो एक नहीं है, लेकिन हम शेप की बात कर रहे हैं। तो झंडा का डंडा को देखो, ये उसी तरह लंबा है ना। तो एक जैसा हो सकता है, एक नहीं है, एक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से बोले तो कुतुब मीनार की बात करेंगे हम। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार की आकृति गिलास ही की तरह से है, लेकिन क्या कुतुब मीनार गिलास हो जाएगा? नहीं हुआ, गिलास अलग है, कुतुब मीनार अलग है। एक जैसी आकृति होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4 पिलर वाली चीज की बात करें तो तुम बोल सकती हो चौकी, जो घर में होता है लकड़ी की बनी हुई, उसमें भी 4 टांग होती है। और स्टूल, उसमें भी 4 टांग होती है। कुर्सी, उसमें भी 4 टांग होती है। लेकिन सब एक नहीं है ना, सब अलग अलग है। तो इसमें 2 तरह की आकृति आएगी। एक आकृति जो देखने में एक जैसी लग रही है। ठीक है, अगर हम कहेंगे बंदर भी देखने में एक जैसा आदमी की तरह लगभग चीज है, लेकिन वो बंदर आदमी नहीं है, तो उसको हम बंदर को आदमी, आदमी को बंदर नहीं कह सकते हैं। हालांकि अंतर है ना। तो एक जैसा जो होता है वो पूरी तरह बराबर नहीं होता है। जब हम पूरी तरह बराबर की बात करेंगे तो क्लास 10th में पढ़ी होगी, जो आकृति देखने में भी एक जैसी है और उसका क्षेत्रफल भी एक बराबर है, तो वो सर्वांगसम होता है। सेम वैल्यू भी बराबर है, उसका मेजरमेंट भी बराबर है, और लुक भी देखने में एक जैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फिगर देखने में ऐसा है और दूसरा फिगर दिखने में ऐसा है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों समांग होगा नहीं। दोनों दिखने में भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक है और इसी में तुमको दूसरा दिखाना है, ये दूसरा है, मतलब ये दोनों 2 है। देखो यहाँ, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों एक ही है, एक बराबर वैल्यू है पूरी तरह से, लाइक दिस, है ना। एक से एक सेट कहा जाएगा, दोनों एकदम एक बराबर है। तो अगर इस दोनों की बात करेंगे हम, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस दोनों की बात करेंगे तो सर्वांगसम नहीं होगा, देखने में एक जैसा है, बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो हम कल बात करेंगे सममित आकृतियों का, जो आकृतियां देखने में एक जैसी है। और दूसरी, ठीक है, बात करेंगे पैटर्न की। पैटर्न का मतलब होता है कि एक काम को स्टेप में करना, कोई भी काम करने के लिए अलग स्टेप होता है। हाँ, चलो चलो, तो हम end कर दे रहे हैं, और आज एक क्लास यही खत्म कर रहे हैं, बाकी कल देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग समझ के रहना, किसी को तो भेजना। चलो, थैंक यू। चलो, घर में रहो, आराम से रहो सब लोग। टेक केयर।